जिन दो प्रकाश तरंगों में कलांतर हमेशा स्थिर रहेगा, फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसी दो वेव्स को बोलेंगे कोहेरेंट वेव्स। कला संबद्ध तरंगें बोलेंगे ऐसी वेव्स को। ये वेव्स जिन सोर्स से निकल रही होंगी उन सोर्सेस को बोल देंगे कला संबद्ध स्रोत कहा करेंगे, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज उनको बोला जाएगा। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कला संबद्ध प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोतों को कहा जाता है जिनसे निकलने वाले प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, उनकी दोनों की आवृत्तियां आपस में बराबर होती हैं, तरंग दैर्घ्य भी आपस में बराबर होती है। तो ऐसे जो सोर्स होते हैं जिनसे इस तरीके की वेव्स बाहर आती हैं, ऐसी सोर्स को हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। और कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन के लिए हमें कला संबद्ध स्रोत ही चाहिए, हमें कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ही चाहिए। कोहेरेंट लाइट सोर्सेज होंगे तो कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन होगा, नहीं तो इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में आपने लिखा था कि प्रकाश तरंगों के सुसंगत अध्यारोपण में पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता सदैव कैसी होती है, एक समान। उसका चेंज आपने देखा लास्ट टाइम, तो एक एग्जांपल में देखा 064 064 064, हर जगह बस यही आ रहा था। एक एग्जांपल हमने देखा 0 और 40404, लेकिन चेंज का पैटर्न आप देखिए, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। एक और देखा था 925 925, लेकिन वेव कुछ आगे पीछे हो जाए पर हमें उनके बीच का कलांतर स्थिर रहना चाहिए और पैटर्न उनका एक जैसा ही होना चाहिए जो हमें ब्राइटनेस मिले। हालांकि ब्राइटनेस ना तो 25 मिलेगी ना 9 मिलेगी, उसका एक एवरेज हमको मिलेगा। और ये हम देख भी नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि ये सब बहुत तेजी से होता है, तो हम देख नहीं पाएंगे, बट होता तो है ना ये चीज। हम तो बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होता। जैसे यहां से खड़े होकर तो हम रसिया भी नहीं देख पा रहे, जापान भी नहीं देख पा रहे, तो क्या जापान है नहीं? ऐसा तो नहीं है। तो हम समझ नहीं पाएंगे, जब हम नजरों से देखेंगे समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है, पर एक्चुअली दिस हैपेंस, होता है ये। असंगत अध्यारोपण में क्या होगा, प्रकाश तरंगों का जो असंगत अध्यारोपण होगा उसमें पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता एक समान नहीं रहती। जिस तरीके से कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में था वैसा इनकंसिस्टेंट में नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, तो मैं आपको ग्राफ के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। एक लाइट सोर्स यहां पर है, एक लाइट सोर्स यहां पर है, ये S1 है और ये S2 लाइट सोर्स है। इससे चलने वाली ये वेव ऐसे जा रही है, यहां पर हमने दूर कहीं पर्दा लगा के रखा है, तो ये वो स्क्रीन है, पर्दा है। अब हम इस पर जो वेव्स पहुंचेंगी उनकी वजह से देखेंगे, कि किस तरीके का ब्राइटनेस हमको दिखती है। अब देखो, अगर ये वेव, दो वेव्स मैंने बनाई है, अगर ये वाली वेव नहीं जा रही है, केवल पहली वाली वेव जा रही है, कुछ समझ रहे मेरी बात आप? अगर ये नहीं जा रही है, केवल पहले वाली वेव जा रही है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 5, अगर केवल ये वेव पर्दे पर पहुंचेगी तो किस तरीके का पैटर्न आपको दिखेगा। देखो, जब ये पॉइंट पहुंचेगा तो पर्दे पर 0 ब्राइटनेस, ये पॉइंट पहुंचेगा तो 25 ब्राइटनेस, ये पॉइंट पहुंचेगा 0 ब्राइटनेस, ये वाला पॉइंट पहुंचेगा -5 वाला 25 ब्राइटनेस, ये 0 + 25 0 25 0 25 0। आप देख रहे हैं कि अगर ये सेकंड वेव पर्दे पर नहीं जाए, केवल ये वाली वेव पर्दे पर जाएगी, तो पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता में किस तरीके का डिफरेंस आपको दिखेगा, 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25, बस ऐसा दिखेगा। तो ये चेंज कैसा है, एक जैसा चेंज है, बिल्कुल यूनिफॉर्म चेंज है। अगर ये यूनिफॉर्म चेंज है तो इस वेव की वजह से पर्दे पर किस प्रकार का सुपरपोजिशन आपको दिखेगा, आंसर है सुसंगत अध्यारोपण दिखेगा, कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन आपको दिखेगा। ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं, ये वाला सोर्स चालू कर देते हैं। ये वाला सोर्स अगर चालू कर दिया, मान लिया इसका एम्पलीट्यूड है 3,
इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड हमने कितना मान लिया 3। ठीक है, अब ये वेव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और पर्दे पर पहुंच रही है। इस वेव का ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, ब्राइटनेस भी 0। फिर पीछे से ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट -3, ब्राइटनेस 9। ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचा अब चल के, डिस्प्लेसमेंट 0, ब्राइटनेस भी 0। ये वाला पॉइंट पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट +3, ब्राइटनेस 9। ये जगह 0, 9, 0, 9। अब ये वेव नहीं जा रही है, ये वेव नहीं जा रही है, केवल ये वाली वेव पहुंच रही है। अगर केवल ये वाली वेव पहुंच रही है तो पर्दे पर ब्राइटनेस का पैटर्न क्या मिला आपको 0, 9, 0, 9, 0, 9। ब्राइटनेस, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। 0, 9, 0, 9, 0, 9, बस ये हो रहा है। फिर से पर्दे पर जो ब्राइटनेस पहुंच रही है उसमें जो चेंज आप देख रहे हैं वो एक जैसा चेंज है, एक जैसी ब्राइटनेस आपको यहां पर मिल जाएगी। और ये कौन सा सुपरपोजिशन होगा, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? ये कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन मिलेगा। तो आपने क्या देखा, जब ये वाली वेव नहीं जाएगी, केवल ये अकेली पहुंचेगी, तो पर्दे पर कैसी ब्राइटनेस होगी, कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन होगा। अब हमने इसको बंद करके इसको भेज दिया, ये नहीं जा रही है, केवल ये वाली वेव पर्दे पर पहुंच रही है, तो भी पर्दे पर किस प्रकार का सुपरपोजिशन मिलेगा, कंसिस्टेंट। अब हमने दोनों इकट्ठी भेज दी, दोनों वेव्स को एक साथ हमने पर्दे पर भेज दिया। अब दोनों वेव्स को जब एक साथ पर्दे पर भेजेंगे तो अब दोनों का देखना पड़ेगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वी विल डिसाइड दैट व्हाट विल बी द ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर कितना ब्राइटनेस मिलेगी उस बेसिस पर डिसाइड होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से हम लास्ट क्लास में समझ रहे थे वैसे ही करना चाहते हैं। सबसे पहले पर्दे पर इस वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचा, उस वक्त इस वेव का कौन सा पॉइंट पहुंच रहा है, आंसर है उस वक्त इस वेव का भी 0 पॉइंट पहुंच रहा है। तो 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट कितना मिला 0। तो ब्राइटनेस कितनी हुई 0 ब्राइटनेस हो गई। क्लियर। उसके बाद हमने देखा इस वेव का ये वाला पॉइंट आ रहा है। वैसे क्या ये वाले पॉइंट नहीं पहुंचेंगे, आंसर है सब पहुंचेंगे, पर मैं कुछ पॉइंट्स लेकर ही आपको समझाना चाहता हूं। सारे पॉइंट्स असंख्य हो जाएंगे और उन पॉइंट्स को लेकर समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम खर्च होगा और जरूरत नहीं है उसकी यार। ये वाला पॉइंट पहुंचेगा, ये कितना डिस्प्लेसमेंट लेके पहुंचा +5। उस वक्त दूसरी वेव का कौन सा पॉइंट पहुंचा, ये वाला, ये कितना होगा, क्या ये +3 है, आंसर इज नो। सपोज दिस इज +2, कुछ तो होगा ना, +3 ये है, तो ये इतनी छोटी डिस्टेंस है तो ये क्या है +2। तो अब ये अगर +5 पहुंचा, ये +2 पहुंचा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, विस्थापन कितना मिला +7 मिला। और +7 से ब्राइटनेस कितनी मिलेगी आपको, आंसर है 49, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट +7 है तो +7 का स्क्वायर कर दिया हमने, 49 ब्राइटनेस आपको मिलेगी जब ये वाला पार्ट पहुंचेगा पर्दे पर। उसके बाद ये वाला पहुंचा, जब ये वाला पार्ट पहुंचा तो ये तो 0 डिस्प्लेसमेंट है। उस वक्त दूसरी वेव का कौन सा पॉइंट पहुंच रहा है, उस वक्त दूसरी वेव का ये पॉइंट पहुंच रहा है, मान लिया 3 पहुंच रहा है, इसका -3, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो उस समय इसका कौन सा पॉइंट पहुंच गया -3। अब ये 0 डिस्प्लेसमेंट, इसका -3 डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा आपको -3। अगर -3 डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उस वक्त ब्राइटनेस कितनी आ जाएगी 9 ब्राइटनेस आ जाएगी उस वक्त, ठीक है। उसके बाद और वेव क्योंकि लगातार आगे बढ़ रही है तो फिर ये वाला पॉइंट पहुंच जाएगा पर्दे पर, दैट इज -5 डिस्प्लेसमेंट। उस समय इस वेव का कौन सा पॉइंट पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट पहुंचेगा, एंड दैट इज +3। देख रहे हैं आप, इसका -5, इसका कितना +3, -5 +3 दोनों एक साथ पर्दे पर पहुंचे, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिला -2। -2 का ब्राइटनेस कितनी बनेगी
+4 ब्राइटनेस पहुंचेगी। तो जब ये वाला पार्ट पहुंचेगा दोनों वेव्स का एक साथ पर्दे पर, तो 4 के बराबर ब्राइटनेस आपको मिलेगी। इसके बाद ये वाला पॉइंट पहुंचा, अगर इस वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचेगा तो दूसरी वेव का कौन सा वाला पार्ट पहुंचेगा? दूसरी वेव का ये वाला पॉइंट पहुंच गया, इसका 0 और इसका -3, 0 -3 क्या हो जाएगा? 0 -3 और ब्राइटनेस कितनी आ जाएगी? 9। फिर थोड़ी देर बाद और आगे वेव बढ़ी, पर्दे पर ये वाला, स्क्रीन पर ये वाला पॉइंट पहुंचा, उस वक्त दूसरी वाली वेव का कौन सा पॉइंट पहुंचेगा? ये वाला। ये क्या है? +5 और ये क्या है? सपोज दिस इज +1, क्योंकि पूरा एम्पलीट्यूड कितना है? +3, तो ये +3 तो नहीं है, +1 है, तो रिजल्टेंट कितना मिला? डिस्प्लेसमेंट +6। अगर +6 डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है तो ब्राइटनेस कितनी मिलेगी? 36। ठीक है। फिर ये वाला पहुंचा, उस समय इसका ये वाला पॉइंट जा रहा है, इसका 0, ये +2, डिस्प्लेसमेंट +2, ब्राइटनेस 4। फिर थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट पहुंच रहा है, ये वाला पॉइंट पहुंचा, उस समय इसका ये पहुंचा, तो ये कितना है? -5 और ये -3 तो है नहीं, ये है कितना? -1, तो -5 -1 -6 कितना हो गया? 36। अब आप देख सकते हैं एक चीज, बस इतने से अगर आप चाहें तो समझ में आ जाएगा आपको। आप देखिए इसके ब्राइटनेस का क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? 0, 49, 9, 4, 9, 36, 4, 36। आपको क्या लगता है, क्या एक जैसी ब्राइटनेस पहुंच रही है पर्दे पर? जिस तरीके से कंसिस्टेंट में हम लोग देख रहे थे, एक डेफिनेट पैटर्न उसका था, 064, 064, 064, 064। 1 लाख वेव में पीछे चले जाए ना हम, 1 लाख क्रेस्ट अगर पीछे भी चले जाए तो भी पैटर्न वही फॉलो हो रहा था, 064, 064 बस। पर यहां पैटर्न लगातार बदल जाता है, कभी 049, 949, 36, 436, इस तरीके से। तो बीच बीच में पैटर्न ना आपको चेंज मिल रहा है, देख रहे हैं। ये वो चीज नहीं आ रही है जो हमने कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में पढ़ा हुआ था, वो नहीं है यहां पर। इसलिए ये वाला जो सुपरपोजिशन होगा इसको बोला करेंगे इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। एंड नाउ आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन। सुसंगत अध्यारोपण और असंगत अध्यारोपण में ये फर्क है, ग्राफिकली भी आप देख लीजिए। कुछ बात समझ में आ गई आपको? डिफरेंस पता चल गया ना क्या होगा? अगर ये सुसंगत होता तो अगर ये 049 आया था तो फिर 049, 049, 049 यही बना रहता। फिर ये नहीं होता कि 049 बदल के आगे 9 हो गया, फिर 4 भी हो गया, फिर 9 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, ये सब नहीं हो सकता उस पर। तो ये इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन है। इसकी ब्राइटनेस पर्दे पर एक जैसी नहीं मिलेगी आपको, इसकी भी ब्राइटनेस पर्दे पर आपको एक जैसी, इसकी ब्राइटनेस जो होगी पर्दे पर एक जैसी नहीं मिलेगी आपको। तो पर्दे पर किस तरीके की ब्राइटनेस आपको मिलेगी? हो सकता है जो ये जारी है पर्दे पर ब्राइटनेस आपको इस तरीके की मिले। शुरुआत में देखो, शुरुआत में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, फिर एकदम से कम हुई, फिर ज्यादा आई, फिर बिल्कुल ही गिर गई ब्राइटनेस, देखो फिर एकदम से ज्यादा हो रही है, फिर 0 हो रही है। हो सकता है ऐसी ब्राइटनेस आपको पर्दे पर मिलती, ऐसी। ये इस तरीके की ब्राइटनेस आपको मिलेगी। कभी एकदम से ज्यादा, फिर थोड़ी कम हुई, फिर एकदम से गिर गई, 0 ही हो गई करीब करीब, और फिर एकदम से बढ़ना शुरू हो गई। तो ये पैटर्न आपको मिलेगा उस पे, ये ब्राइटनेस आपको मिलेगी। इतना पोर्शन, इतनी देर तक पर्दा बिल्कुल ही नहीं चमकेगा, 0। इतनी देर तक जब ये वाली वेव पहुंच रही है, पर्दे पर ब्राइटनेस है, इतनी देर तक पर्दे में ब्राइटनेस ही नहीं है, बिल्कुल 0 हो गया, डार्क हो गया पर्दा। फिर जब ये वाली वेव पहुंच रही है तो फिर से ब्राइटनेस आई थोड़ी सी, ये वाली पार्ट आई, 0 हो गई, ये वाला पार्ट आया, फिर अचानक से चमकने लगा। ये पैटर्न आपको दिखेगा इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में। हालांकि देख तो आप इसे भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्या है? लाइट है, एंड लाइट हैज वेरी हाई स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये इतने हाई स्पीड में चलेगा ना कि जब ये पर्दे पर वेव्स पहुंचेंगी तो समझ तो आप इसको भी नहीं पाओगे, समझ आप कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन को भी नहीं पाओगे, समझ आप इनकंसिस्टेंट को भी नहीं पाओगे, लेकिन हो रहा है।
आप ग्राफिकली देख रहे हैं, आपको ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं आप कि एक्चुअली ये होता है, भले हमारी आंखों को नहीं दिखता, ये अलग चीज है। तो हमारी आंखें गड़बड़ हैं, हमारी आंखों में प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। जैसे आपको बताया जाता है कि 20 से 20,000 आपको हमारे कान का एक, जिसे श्रवण परास कहते हैं, हियरिंग रेंज उसको बोलते हैं, हियरिंग रेंज है हमारी ईयर्स की, और वो साइंटिफिकली आपको एक रेंज बताया जाता है, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड आपको सुनाई देता है। लेकिन आप कभी बजा के देखिए, आपको 100 हर्ट्ज का साउंड सुनाई नहीं देगा, कभी भी आप बजा के देखिए। 100 हर्ट्ज भी आपके कान को सुनाई नहीं देगा। तो फिर साइंस गलत पढ़ा रही है क्या? आंसर है गलत नहीं पढ़ा रही है, हमारे कानों में गड़बड़ी है, हमारे कानों में प्रॉब्लम है कि हमको 100 हर्ट्ज का साउंड सुनाई नहीं देता। और उधर आप गौर करिए, 20,000 तक बोला गया सुनाई देता है आपको, लेकिन आप 16,000 15,000 के ऊपर जाना शुरू कर दें, 16,000 17,000 18,000 सुनाई देना बंद हो जाएगा। साउंड इतना पतला साउंड हो जाएगा, इतना तीखा हो जाएगा, आपको वो सुनाई देना बंद हो जाएगा। अब साइंटिफिकली रेंज बताई जाती है 20 से 20,000, पर यहां 100 नहीं सुनाई दे रहा है, उधर 18,000 नहीं सुनाई दे रहा है। तो क्या ये हमारी साइंस ने हमको गलत पढ़ाया? आंसर इज नो। हमारे कानों की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें उसको सुनने की कभी आदत ही नहीं रही है। ऐसे ही यहां पर भी है, हमारी आंखों में दृष्टि निर्बंधता होती है ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ आवर आईज। हमको इतनी तेज होने वाला परिवर्तन है ना, हमारी आंखें फील नहीं कर पाती हैं, हमारी आंखें देख ही नहीं पाती हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये दोनों तरह की सुपरपोजिशन रहते हैं। कुछ बात समझ आ रही है आपको? ओके, आई होप कि ये चीज भी अब आपको क्लियर हो चुका है। अब इसका मतलब है कि अगर आपको कंसिस्टेंट, अब इन दोनों में से हम पढ़ने वाले कौन सा है, कौन सा सुपरपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं? आंसर है हम इनकंसिस्टेंट सुपरपोजिशन तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस हमको एक जैसी नहीं मिलती है। हम कौन सा सुपरपोजिशन पढ़ेंगे? कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। आपको दोनों बातें समझ में आ गई? पर्दे पर कौन सा सुपरपोजिशन आप समझ पाएंगे और कौन सा नहीं समझ पाएंगे? आंसर है समझ तो आप दोनों ही नहीं पाएंगे, पर यह होता है, और आप देख रहे हो भी सकता है। और देखिए इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन देखो ये है, ध्यान से देखना, इतनी लंबी इसकी एक वेव है, ये पहले सोर्स से निकली हुई पहली वेव की लंबाई है, और दूसरी वेव की लंबाई देखो, दूसरी वेव बस इतनी लंबी है, हाफ साइकिल, एक पूरा चक्कर इतने में हो गया। तो इतनी देर में एक वेव का एक चक्कर हो रहा है, और इसका एक चक्कर बस इतनी लंबाई में हो जाता है। तो क्योंकि दोनों की लंबाइयां आपस में कैसी हैं, बराबर नहीं है, दोनों वेव्स की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम यहां पर डेवलप हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे? और यही चीज हमने शर्त निकाली थी कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में, ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग कौन सा सुपरपोजिशन स्टडी करेंगे, हम लोग कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन स्टडी करेंगे, सुसंगत अध्यारोपण को पढ़ेंगे, जिसमें पर्दे पर ब्राइटनेस हमेशा एक जैसी आएगी। हालांकि वहां पर भी डार्क ब्राइट आपको होगा, पर दिखेगा हमको एक जैसा लगभग दिखाई देगा। अब कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। एक चीज और उससे पहले कि क्या आपको मालूम है कि लाइट निकलती कैसे है? एक चीज और, जिसे आप देखते हैं यहां पर कितने लाइट सोर्स हम लगाते हैं, 2। एक लाइट सोर्स ये लगाया, अब देखो कितना अच्छा है ना। शुरू में जब व्यतिकरण के बारे में मैंने एक बात बताई थी आपको, इंटरफेरेंस, यही चल के आगे क्या कह दिया जाएगा, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस पैटर्न इसी से बन जाएगा आपका। तो शुरू में याद करिए जब हम वेव थ्योरी स्टार्ट कर रहे थे उस समय व्यतिकरण के बारे में थोड़ी सी चीज मैंने ऐसी चलते चलते नॉर्मली बता दिया था कि आप एक लाइट सोर्स जलाओगे, पर्दे पर एक जैसी ब्राइटनेस मिलेगी, इसको बंद करके दूसरा लाइट सोर्स जलाओगे, पर्दे पर एक जैसी ब्राइटनेस मिलेगी, लेकिन दोनों इकट्ठे जला दोगे तो पर्दे पर एक जैसी ब्राइटनेस नहीं मिलती है, कहीं कहीं पर उजाला रहता है, कहीं कहीं पर अंधेरा हो जाता है, यही तो इंटरफेरेंस है।
और अब आपको समझ में भी आ रहा है कि क्यों हो रहा है। इसको जब हमने चलाया एक जैसी ब्राइटनेस, इसको भेजा एक जैसी ब्राइटनेस, लेकिन दोनों इकट्ठी भेज दी, अब एक जैसी ब्राइटनेस नहीं आ रही है। तो ये इसका रीजन भी है। तो अब सब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन उमड़ता है जब इसको ये पढ़ लेते हैं कि क्या अगर हम दो अलग अलग टॉर्च जला दें, यहां से एक टॉर्च ये, एक टॉर्च ये, या दो अलग अलग बल्ब हम जला दें, एक बल्ब यहां रख दें, एक बल्ब यहां रख दें, तो क्या हमको सुपरपोजिशन का ये पैटर्न कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दिखाई देगा? समझ रहे हैं ना भाई? आपको क्या चाहिए? यू नीड टू लाइट सोर्सेस, दो लाइट के सोर्स ही तो चाहिए ना आपको। तो आप मन में क्वेश्चन ही आता आपके कि अगर हम दो ऐसे टॉर्च लगा के, दो टॉर्च लगा के जला दें ऐसे, तो क्या ये हो जाएगा सुपरपोजिशन? या अगर हम पास पास दीवार पर दो बल्ब लगा दें ऐसे और दोनों को एक साथ लाइट अप कर दें, तो क्या ये हमको सुपरपोजिशन ये वाला देखने को मिल जाएंगे? ये सब कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सब देखने को मिलेगा क्या? क्या दो अलग अलग लाइट सोर्स, क्या दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कोहेरेंट हो सकते हैं? भाई मैंने बोला आपको कि हम कौन सा सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, तो आंसर है हम केवल कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। और आप उसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हो कि कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन अगर पढ़ना है आपको, तो आपको क्या चाहिए? आंसर है आपको दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस चाहिए, दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत आपको चाहिए। बिना कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों के आप कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन नहीं करवा सकते। तो वही मन में क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम दो अलग अलग बल्ब लेकर पास पास जला देंगे, तो क्या ये कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं? क्या ये कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे और हमको इनसे सुपरपोजिशन पैटर्न दिख जाएगा? आंसर है कभी नहीं दिखेगा आपको। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। याद कर लीजिए ये पॉइंट कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध हो ही नहीं सकते। आप सोचो कि हम दो टॉर्च लाके और दो टॉर्चेस ऐसे जला देंगे तो इनसे हमें कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन मिल जाएगा? नेवर, नहीं मिलेगा कभी आपको। क्यों? फिर से वही बात आती है कि कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन के लिए आपको क्या चाहिए? बताओ क्या चाहिए? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। तो क्या हम दो टॉर्च जलाएंगे तो ये कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं? अगर ये कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं तो कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन मिलेगा, और अगर ये कला संबद्ध प्रकाश स्रोत नहीं है तो फिर आपको कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन नहीं मिल सकता। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम दो टॉर्च जला देंगे तो हमको कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन मिलेगा? अर्थात क्या दो टॉर्च जलेंगी तो वो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस बन जाएंगी? क्या वो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत बन पाएंगी? या दो बल्ब पास पास रखकर हम जला देंगे तो क्या वो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस होंगे? क्या वो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे? तो आंसर आता है नहीं हो सकते। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, स्वतंत्र लाइट सोर्स हैं ये इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स है। कोई एक लाइट सोर्स दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। दो अलग अलग बल्ब लगा दिए आपने, दो अलग अलग टॉर्चेस लगा दी, एक टॉर्च तो दूसरी टॉर्च पर डिपेंड नहीं करती ना। आप जब चाहो एक को जलाओ, जब चाहो एक को बंद कर दो। इस तरीके से दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, कला संबद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये कहना तो बड़ा आसान है, दैट टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट लाइट सोर्सेस, नहीं बन सकते कभी भी। लेकिन अब फिर से मन में क्वेश्चन आया कि क्यों नहीं हो सकते? क्यों आखिर ऐसा होगा कि लाइट सोर्सेज वो कोहेरेंट नहीं हो सकते अगर हम अलग अलग लाइट सोर्स ले रहे हैं? तो कोहेरेंट लाइट सोर्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट लाइट सोर्सेज की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उससे जो लाइट वेव्स निकलेंगी, उन लाइट वेव्स की मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो उनकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? बराबर। जो दो वेव्स निकलेंगे लाइट की वेव्स, उनकी निकलने वाली जो वेवलेंथ होनी चाहिए वेव्स की, वो भी आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। कुल मिला के फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी रहती है? बराबर। तो वेवलेंथ फिर अपने आप बराबर हो जाएगी। तो सब छोड़ दीजिए, केवल एक चीज याद रखिए कि दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो सकते हैं अगर इनसे निकली प्रकाश तरंग,
इससे निकली प्रकाश तरंग की क्या बराबर हो जाए? आवृत्ति बराबर हो जाए, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि लाइट निकलती ही कैसे है, ये लाइट निकलना कैसे शुरू हो जाती है? या हम स्विच दबाते हैं लाइट निकल आती है, क्यों? स्विच तो हम पंखे का भी दबा देते हैं, तो लाइट निकलती है क्या कभी इससे? आज तक नहीं निकली यार। स्विच तो हम बहुत चीजों के दबाते हैं, माइक चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, सारी चीज चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, लेकिन क्या सबसे ऐसी लाइट निकल पड़ती है? नहीं निकलती ना। तो लाइट निकलती कहां से है? मैं ये पूरा सब लिखाऊंगा नहीं, आप केवल समझ लीजिए कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत क्यों कला संबद्ध नहीं हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसके लिए एक्चुअली ये होता है, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि लाइट क्यों निकलना शुरू हो जाती है, जब फिलामेंट में जाती है या कहीं पर भी जाती है, लाइट क्यों निकलती है। जैसे आप तो जानते हैं, जैसे बल्ब आप देखे होंगे, उनमें एक फिलामेंट लगा रहता था, अभी तो एलईडी वगैरह चल गया है, ये पढ़ेंगे आप आगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे क्लास 12th में ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो उनमें फिलामेंट जो लगा होता था, फिलामेंट जलता था, चमकने लगता था और बड़ी जोर से उससे लाइट निकलती थी। फिलामेंट एक मटेरियल है, पदार्थ है, टंगस्टन का आप बनाते हैं। तो फिलामेंट एक मटेरियल है और पदार्थ के भीतर क्या होते हैं? उसके एटम्स होते हैं। ये एक एटम है, एटम के अंदर यहां पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित नंबर रहता है। जैसे पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर रहेगा 2, तो दूसरे में कितना रह सकता है? 8 रह सकता है। चक्कर कितने लगा रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं है, रह सकते हैं वो 8 उस पे। तो इस तरीके से अपने अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। 3 2 5 6 7 8, इसमें भी ऐसे चक्कर लगा रहे होंगे अपना। कितने लगा सकते हैं इसमें? 18। केमिस्ट्री का मुझे पता नहीं है, मैं 18, जरूरी नहीं 18 बनाया हूं हमने, ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप स्विच ऑन करते हैं किसी बल्ब का, स्विच ऑन करते हैं, देखो पावर हाउस से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज पार्टिकल है, कितने वोल्ट से आ रहा है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे वो दबा बैठा है, बिल्कुल 220 वोल्ट पे। आप यहां जैसे ही स्विच दबाते हैं ना, ये 220 वोल्ट एनर्जी से एकदम से धड़ से भागता है। ये जब जाता है एटम को हिट कर देता है। फिर से सुनिए, स्विच दबाते हैं, पावर हाउस के जो इलेक्ट्रॉन है कितने वोल्ट पर वहां से भेजे जा रहे हैं? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट एक हाई वोल्टेज है और वोल्टेज को आपको याद होगा टेंशन भी कहते हैं। तो 220 वोल्ट का टेंशन है। अब 220 वोल्ट का टेंशन से एक इलेक्ट्रॉन दबा बैठा है, मौका नहीं मिल रहा उसको जाने का। 220 वोल्ट इसके पास एनर्जी है, एक सेकंड में 220 जूल आपको दे सकता है ये। अब आप आए, आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया इसको चलने का रास्ता मिल गया। 220 वोल्ट से ये बड़ी जोर से जाता है और फिलामेंट में जो एटम्स है ना, एक एटम तो है नहीं, बहुत सारे, उन एटम्स में से किसी एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन को धाड़ से मारता है इसे बड़ी जोर से, और ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेके गया है ना, ये एनर्जी पूरी ट्रांसफर कर देता है उस इलेक्ट्रॉन को। अब ये पावर हाउस वाला इलेक्ट्रॉन 220 वोल्ट से गया, इसने जाके एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर हिट किया और अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा उसको पकड़ा दिया कि ले आगे का काम तुम दिखाओ भाई, और अपना वहीं पर विलुप्त हो गया। अब मान लिया हमने कि उसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया। ये क्या कर रहा है? ये तो लगातार ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, इसकी ड्यूटी थी चक्कर लगाने की। अब इसको ऊर्जा मिल गई, और आप तो जानते हो बड़ी सिंपल सी चीज है, दुनिया में जिसको एनर्जी मिल जाती है धरे थामे नहीं रहता यार, समझ रहे हैं ना। आप में भी आप में से भी अगर किसी का शरीर ज्यादा अच्छा हो गया, किसी को ज्यादा ईश्वर ने ताकत दे दी, तो वो दूसरों को थोड़ा थोड़ा है ना परेशान करते ही रहता है ना। चाहे आपको शरीर से ताकत दे दे या आपको पैसे से ताकत दे दे। पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बड़े होकर सब अलग अलग क्षेत्रों में चले जाएंगे,
कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, और सबके पास कुछ ना कुछ अच्छी उपलब्धियां भी हो सकती हैं आपके पास। कोई हो सकता है शरीर से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, कोई हो सकता है किसी के पास पैसा ज्यादा हो जाए, पर एक चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपनी कभी भी अपनी किसी भी उपलब्धि का, कभी भी किसी भी उपलब्धि का यूज किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करिएगा। समझ रहे हैं? जैसे आप बहुत पैसे वाले हो गए तो किसी दूसरे के सामने जाकर आप अपने पैसे के इतना वो कर रहे हैं, इतना घमंड दिखा रहे हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपसे कैसे बात करे। तो एक ही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपनी किसी भी उपलब्धि का कभी भी ऐसी जगह यूज मत करिएगा जिससे आपके सामने वाले को कभी नीचा देखना पड़े, उसको लगे कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप बात बता नहीं रहे हो, आप बेइज्जती कर रहे हो। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़े होकर आप सब लोग किसी किसी सर्विस में चले जाएंगे, पर आपका सर्विस में जाना उस समय बेकार हो जाएगा अगर आप अपनी सर्विस से किसी असहाय और किसी गरीब को परेशान करने लगोगे। बेकार है आपका जाना यार। इसलिए प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खूब जिंदगी में खूब उपलब्धियां हासिल करो। उपलब्धियां हासिल करना गलत नहीं है, लेकिन उसका यूज गलत तरीके से करना यह बहुत खराब है। इसलिए आप कहीं पर भी चले जाना, कोई भी उपलब्धि हासिल कर लेना, पर आपकी उपलब्धियों से कोई गरीब और कोई असहाय परेशान नहीं होना चाहिए। जिस दिन किसी गरीब और असहाय को आपने परेशान किया, आपकी उपलब्धियां कुछ नहीं है, बेकार हो जाएंगी, ये आप समझ लीजिएगा। खैर, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन अब धरे थामे नहीं रहेगा। एनर्जी मिल गई भाई इसको, तो ये ऐसे चक्कर लगा रहा था, ऐसे इस ऑर्बिट में ये ऐसा चक्कर लगा रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। जैसी ऊर्जा मिली ना, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है। ये छोड़ दिया इसने और यहां चक्कर लगाने लगता है इनके साथ में। क्यों? एनर्जी उसकी ज्यादा आ गई, तो ये लोअर एनर्जी लेवल से कहां पर आ गया? हायर एनर्जी लेवल पे आ गया। अब यहां चक्कर लगाने लगा, पर ये जो लेवल है यहां पर तो पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहां पर तो पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो नया इलेक्ट्रॉन आए ना, इसको यहां चक्कर लगाने की जगह नहीं मिलती। कुछ बात समझ में आई हमारी आपको? इसको यहां पर चक्कर लगाने की जगह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां उस ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रोटेट हो रहे हैं, तो वो लोग उसको वहां रुकने नहीं देते, टिकने नहीं देते। तो ये फिर से क्या करता है? फिर से अपनी ग्राउंड लेवल पर वापस आता है। मुश्किल से 10 टू द पावर -8 सेकंड तक ही रुकता है। 10 टू द पावर -8, 1 माइक्रोसेकंड से भी, 1 माइक्रोसेकंड जितना बड़ा होता है उसका भी 100वें भाग के बराबर ही केवल उतनी देर रुकेगा और फिर से वापस आना स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बाई चांस जब ये इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा था तो ये 10 एनर्जी से चक्कर लगा रहा था। एज ए एग्जांपल 10 एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है और वो यहां चक्कर लगा सकता है। अब इसकी बाहर से एनर्जी इसको मिली, बाहर से एनर्जी इसको मिल गई 4, तो अब इसके पास कितनी हो गई? 14 एनर्जी से वो यहां चक्कर लगाने गया, लेकिन यहां जगह नहीं मिली उसको। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने उसको रुकने नहीं दिया। अब ये क्या करेगा? तो इसको फिर से ऑर्बिट छोड़ के अपने घर वापस आना है। लेकिन कितनी एनर्जी लिए घूम रहा है ये? 14, और अपने घर में रह सकता है कितनी एनर्जी लेके? 10। तो फिर घर वापस कैसे आएगा? तो 4 एनर्जी उसको क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, 4 एनर्जी उसको अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा? क्या पैटर्न होगा उसके एनर्जी को फेंकने का? तो वो एनर्जी फेंकना शुरू कर देता है बड़ी जोर से। क्या करता है? वो उस 4 एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके पास, उस 4 एनर्जी का वो विद्युत चुंबकीय तरंग बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना लेता है, फोटॉन्स बना लेता है। अभी फोटोन थ्योरी पढ़ेंगे आप। तो वो 4 एनर्जी का जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है, उस 4 एनर्जी से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है लाइट की, और जब वो वापस आ रहा होता है, उस समय अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना के बाहर फेंक देता है। ये वो लाइट है जो आपको दिखती है।
तो ये बल्ब में जो लाइट हमने बल्ब जलाया फिर उससे लाइट ऐसा निकल रही है, तो ये जो लाइट आपको दिखती है ना, ये इस समय की लाइट है। जाते समय जब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है ना, उस वक्त लाइट अपने अंदर सिमिट नहीं करता। उस वक्त तो ये मदमस्त रहता है अपने आप में, उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई है, किसी की मानता नहीं है वो, और यहां पर चला जाता है। बट जब यहां पहुंचता है तब उसको एहसास होता है, तब उसको रियलाइज होता है कि ये ऑर्बिट हमारे लिए नहीं बना हुआ है। इस ऑर्बिट में तो पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं जो कि इनको रुकने नहीं देंगे। तो अब इनको रियलाइज होता है कि फिर तो हमें फिर से अपने घर में ही रहना चाहिए, अपने घर में जाना चाहिए। तो ये फिर से अपने घर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये अपने घर में जब आते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इनकी होती है, क्योंकि यहां पर तो 10 एनर्जी से ही रह सकते हैं, वो 14 लेके आएंगे, इनके माँ बाप पूछेंगे 4 एक्स्ट्रा कहां से लाए, और ये 4 फेंकवा ही दे आए हो। खैर, तो वो पहले से ही क्या करता है, पहले से ही उस 4 एनर्जी के फोटॉन्स बना लेता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर लेता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल देता है अपने अंदर से। पर याद रहे, जब वो वापस आ रहा होता है हायर लेवल से लोअर लेवल पे, जब वापस आता है तो ये एक्शन वो करता है और ये लाइट निकलती। ये लाइट, अब सोचिए जरा, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का एक्शन आपको बताया है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के भीतर? ये एक फिलामेंट अगर लगाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आंसर, देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, और सबके साथ ही एक्शन हुआ होगा। तो फिर कितनी लाइट वेव्स बाहर आएंगी? आंसर है लाखों करोड़ों अरबों लाइट वेव्स बाहर आएंगे। अब हमें कौन सी दिखेगी? फिर से वही बात है ना कि लाखों करोड़ों लाइट वेव्स बाहर आ रही हैं, हमें कौन सी दिखेगी? आंसर है आपको सब तो नहीं दिखेंगे। देखो, ये तो सीधी सी चीज है। तो फिर हमें क्या दिखेगा? आंसर है हमें जितनी लाइट वेव्स निकल रही हैं लाखों करोड़ों, उन सब का एक एवरेज दिखेगा, उनका एक इफेक्ट दिखेगा, उनका एक औसत प्रभाव हमको दिख पाएगा केवल। वही हम बोलते हैं कि ये बल्ब से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये वाइब्रेट करते हुए आते हैं, वाइब्रेट करते हुए आते हैं, दोलन करते हुए ये आते हैं, ऐसे ऑसिलेट करते हैं ये। और उनके ऑसिलेशन से, उनके दोलन से ही ये डिसाइड होता है कि जो ये लाइट बाहर निकल रही है, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वो जिस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेंगे, वही फ्रीक्वेंसी उनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो लाइट बाहर आती है उसकी फ्रीक्वेंसी किस बात पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है अंदर उसके। अब एक चीज और, इलेक्ट्रॉन ये जो ऐसे गया, अब देखो कोई ऐसे ऑसिलेट करते हुए नीचे आ रहा है, किसी का ऑसिलेशन ऐसा है, किसी का ऑसिलेशन ऐसा होगा, किसी का ऐसा होगा, सबका ऐसा तो है नहीं कि सब यहीं पर आके ऊपर जाएंगे, अलग अलग हो सकता है। तो किसी के ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे हैं, किसी के ऑसिलेशंस ऐसे ऐसे हैं, किसी के ऐसे ऐसे हैं, किसी के ऐसे ऐसे हैं, और सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? अलग अलग। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो जब ये सारी लाइट बाहर आएगी तो हमें उन सब का क्या दिखेगा? एक एवरेज दिखेगा। और वो एवरेज कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा, 16 डिजिट का नंबर, 18 डिजिट का नंबर होता है वो। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में होती है, आपको मालूम है ना कि वेवलेंथ किसमें होती है? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10। तो जब आप फ्रीक्वेंसी उससे निकलती है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी का नंबर इतना भारी होता है, 16 अंकों का नंबर होता है, 18 अंकों का नंबर होता है वो। कुछ बात हमारी समझ में आ रही? अब ध्यान से देखिएगा। अब हमने 2 लाइट सोर्स जलाए, एक लाइट सोर्स ये जलाया, एक लाइट सोर्स ये जलाया। अब गौर से समझिएगा, इस लाइट सोर्स से भी लाइट निकली, उसकी अपनी क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। कितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी है? 16 डिजिट का एक नंबर है फ्रीक्वेंसी का, 16 अंकों की आवृत्ति है उसकी। दूसरा लाइट सोर्स जलाया, उसकी भी अपनी एक कोई एवरेज फ्रीक्वेंसी होगी जो इसके इलेक्ट्रॉन से निकल रही होगी, बन रही है जो लाइट, उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 डिजिट की उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या लगता है, पहले लाइट सोर्स और दूसरे लाइट सोर्स से जो ये वेव्स निकलेंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी में भी 16 डिजिट्स हैं, इसकी में भी 16 डिजिट हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों की 16 की 16 डिजिट आपस में बराबर हो जाएं, इसकी संभावना कितनी लगती है आपको? बात नहीं समझ में आ रही है? अरे भाई, एक लाइट सोर्स हमने जलाया,
दूसरा लाइट सोर्स जलाया, इससे भी लाइट वेव निकली, दूसरे सोर्स से भी लाइट वेव निकली। इसकी फ्रीक्वेंसी 16 अंकों का एक नंबर है। जो दूसरा हमने लाइट सोर्स जलाया, उसकी जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 16 अंकों का एक नंबर है। अब आप मुझे बताइए, क्या संभावना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं? आंसर है 0 पॉसिबिलिटी है। 16 अंक इसमें है, 16 अंक इसमें, और 16 के 16 अंक एक एक सब बराबर हों, यह निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए इससे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और इससे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी आपस में बराबर नहीं हो पाती, और जब फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं हो पाती है तो कोहेरेंट लाइट सोर्स नहीं बनते वो कभी भी। अब बताइए, कुछ बात आपको समझ में आ रही? अरे बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा। आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से आपकी क्लास के ही केवल स्टूडेंट ले लिए जाएं, जितने भी स्टूडेंट का आपकी क्लास में होंगे उनका ही अगर सबका आंकड़ा ले लिया जाए तो क्या संभावना होती है कि केवल किन्हीं 2 स्टूडेंट का सारा डाटा समान हो जाए, नाम उनके बराबर हो, फादर्स नेम सेम हो, मदर्स नेम सेम हो, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, जगह सेम हो, सब कुछ सेम। क्या संभावना है बताइए? 0 पॉसिबिलिटी है, 0 प्रोबेबिलिटी है, हो ही नहीं सकता, असंभव है ये तो। समझ रहे हैं आप? तो आपका जब आप केवल कितने लोगों में देख रहे हो, केवल 100 लोगों में देख रहे हो, 200 लोगों में आप देख रहे हो, और यहां तो एक एक नंबर कितने कितने अंक रखता है, 16 16 17 17 अंक रखता है एक एक नंबर, और वो अंक दूसरे नंबर से मैच कर जाएंगे और एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहला वाला नंबर है। इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल 0 है, कुछ संभावना ही नहीं है उसकी, है नहीं कि बराबर हो जाए वो एक दूसरे से, हो ही नहीं सकता, असंभव है ये तो। कुछ बात हमारी समझ में आ रही? इसलिए 2 लाइट सोर्स अगर आप चला देंगे अलग अलग तो उनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी आपस में बराबर हो ही नहीं पाती है। अब जब बराबर फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाएगी तो प्रकाश तरंगे कला संबद्ध नहीं है, कला संबद्ध प्रकाश तरंगे नहीं है तो ये वाले प्रकाश स्रोत भी कला संबद्ध नहीं है। फिर तो कुछ बात हमारी समझ आई आपको? तो अब तो आपको समझ में आया कि 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत नहीं हो सकते। नहीं समझ में आया? आया? नहीं आया? चलो जल्दी से नोट करिए। 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। लिख लीजिए जल्दी से। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। लिख लिया आपने? रीजन आपको मालूम हो गया है। आप चाहें तो 4 लाइन पे हम नोट कर सकते हैं इसको। लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। हम लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे केवल। लिखिए, बोले, चलिए लिखें। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश तरंगों दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश तरंगों की आवृत्ति क्या लिखा है आपने? दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश तरंगों की आवृत्ति ठीक एक दूसरे के बराबर हो जाए।
ठीक एक दूसरे के बराबर हो जाए, ठीक एक दूसरे के बराबर हो जाए, इसकी संभावना शून्य होती है, इसकी संभावना शून्य होती है, इसकी संभावना शून्य होती है। यही कारण है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते। यही कारण है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते। हाँ जी, नोट कर लिया। तो अभी याद रखिएगा कि कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन के लिए कितने लाइट सोर्सेस चाहिए। तो क्या हम दो बल्ब जला देंगे पर्दे पर हमें कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन मिलेगा? आंसर इज नो। तो क्या दो टॉर्च जलाने से मिल जाएगा? तो क्या करने से मिलेगा? आंसर है अगर आप दो अलग अलग प्रकाश स्रोत जलाते हैं तो कभी भी आपको कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन नहीं मिल सकता। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दोनों ही लाइट सोर्स कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते, इसलिए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिर से हमारी प्रॉब्लम वही रह गई, हमें तो कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन पढ़ना है और आप बता रहे हो कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो कुछ करो यार, कोहेरेंट बनाओ कहीं से, हमें कंसिस्टेंट चाहिए। तो वही प्रॉब्लम हो गई ना कि इन कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन हमको चाहिए और हम दो बल्ब जला के बैठे हैं, दो टॉर्च लगा के बैठे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। फिर क्या किया जाए? तो आंसर है हम कोहेरेंट लाइट सोर्सेस क्रिएट करेंगे। ऐसे नहीं बन रहा है, आप चाहे 10 दिन बैठे रहो कुछ हो नहीं सकता बल्ब जला के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आंसर है हम दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? क्या तरीका है भाई आपके पास कि आप लाइट सोर्सेस कोहेरेंट होंगे, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, आप उनको बनाएंगे? बेशक, कैसे बनाएंगे उसके तरीके आप देखिए। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त करना। 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 टू क्रिएट कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। बउआ हो, देखो भाई, तो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस हमें ऐसे तो मिले नहीं, तो अब हमको बनाने पड़ेंगे। हमारे पास दो तरीके हैं कोहेरेंट लाइट सोर्स बनाने के। एक तरीका हमारे पास है, हम जो सोर्स से लाइट निकलेगी ना उसको बीच में से काट ही देंगे सीधे। जो सोर्स से लाइट निकलेगी उसको हम बीच में से ऐसा काट देंगे। अब जो लाइट को कैसे काट देंगे? काट सकते हैं, देखो कैसे। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग लाइट सोर्स। स्प्लिटिंग लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी उसको ही हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में। अब देखिएगा कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास लाइट का एक सोर्स है, एक सोर्स, दो हमने सोर्सेज नहीं लिए अलग अलग। ठीक है, लाइट का एक सोर्स हमने लिया है, लाइट का एक सोर्स लिया और इससे कुछ दूरी पर यहां पर ऐसे हमने दो स्लिट्स बना डाली पास पास। ये दो स्लिट हमने बना ली, देखिए
ऐसा, बाकी हमने क्या कर दिया, बाकी जगह पर ऐसे हमने पूरा का पूरा ऐसे बंद कर दिया इसको, इस तरह से। ये दो स्लिट बनाई। स्लिट को हिंदी में झिर्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? झुर्री नहीं, झिर्री। स्लिट को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? झिर्री बोलेंगे। तो स्लिट, देखिए ये स्लिट का मतलब क्या, ये इतनी पतली स्लिट होती है कि हमें नॉर्मल ऐसे आंखों से केवल देखे ना, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, तो हम हो सकता है देख भी ना पाए। मैं आपको एक तरीका बताता हूं स्लिट आप कैसे बना सकते हैं। जैसे बायोलॉजी की स्लाइड होती है, ग्लास की कहे की बनी होती है, जिसकी बनी होती है, मैंने देखा नहीं कभी। तो बायोलॉजी की जो स्लाइड होती है ट्रांसपेरेंट होती है, आर पार आप उसमें देख सकते हैं। उसमें आप एक तरफ क्या करिए, काला पेंट कर दीजिए। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? आप एक तरफ उसमें काला पेंट कर दीजिए, तो काला पेंट जब करेंगे तो अपनी एक लेयर बना लेगा वो। जब वो पेंट सूख जाए, सूखने के बाद अगर आप चाहें तो ग्लास के ऊपर से पेंट की परत पूरी उचड़ भी जाएगी, लेकिन उचाड़ना नहीं है आपको, उसमें चिपके रहने दें। अब एक ब्लेड लेना है आपको, ब्लेड, ठीक है। और ब्लेड की धार देखिए अपनी कितनी पतली होती है, बिल्कुल इतनी पतली कि अगर आप उसको देखोगे तो आप शार्पनेस उसकी देख नहीं सकते हो, इतनी पतली धार उसकी रहती है। और बस उसी को क्या करना है, जिस तरह पेंट किया है ना आपने, उसी को बस ऐसे ऐसे चीरा लगा देना है। बस ऐसा कुरेदना नहीं है उसको, एक बार ऐसे रखना है धार उस पे और ऐसा कर देना है बस। अब आप समझिए वो पेंट की जो लेयर बनी है वो ऐसे कट जाएगी। कैसी कटेगी अब आप समझ सकते हैं, बड़ी पतली सी कट जाएगी। बस वही स्लिट है, वही क्या बन गया, स्लिट तैयार है। इतनी पतले पतले ये दो हमने स्लिट्स बना लिए। यहां लाइट सोर्स रखा, यहां पर हमने एक पर्दा रख दिया, ये हमने स्क्रीन लगा दी यहां पर। अब देखिएगा ध्यान से, ये लाइट सोर्स है, इसके बिल्कुल बीचों बीच लाइट सोर्स रखते हैं हम। ये जो है ना इसके बीचों बीच यहां पर। अब यहां से लाइट आगे चलना शुरू करेगी। हम लाइट सोर्स को जैसे ही जलाएंगे लाइट आगे चलना शुरू हो जाएगी। लाइट किस फॉर्म में चलेगी? आंसर है बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सो लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। तरंगाग्र के रूप में लाइट चलती है, ऐसे ऐसे लाइट चलेगी। और आपने हाइगेंस की वेव थ्योरी पढ़ी हुई है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए लाइट सोर्स का क्या करता है, एक नए लाइट सोर्स का काम करता है। तो जब ये वेव फ्रंट यहां पर पहुंचेगा तो इसका हर पॉइंट कैसा काम करेगा, लाइट सोर्स का। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये वाला हिस्सा भी वेव फ्रंट का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये वाला हिस्सा भी वेव फ्रंट का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर यहां से जो वेव फ्रंट का पॉइंट होगा, यहां पर वेव फ्रंट का जो पॉइंट होगा, ये देखो नए लाइट सोर्स का तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट काम कर रहा है। वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक न्यू लाइट सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, दीवार में जाके एब्जॉर्ब। ये वाला पोर्शन भी दीवार में जाके क्या हो गया, एब्जॉर्ब। और बीच वाला पोर्शन भी दीवार में जाके क्या हो गया, केवल ये जो स्लिट यहां पर थी, यहां से लाइट रे आगे जाएगी बस। तो एक लाइट रे यहां से आगे ऐसे वेव्स निकलना शुरू हो जाएंगी वेव फ्रंट की फॉर्म में, इससे भी ऐसे वेव्स निकलना शुरू हो जाएंगी वेव फ्रंट की फॉर्म में। पर्दे पर यहां से भी वेव पहुंचेगी, यहां से भी वेव ऐसे पहुंचेगी, और यहां पर जाके इन दोनों के बीच आपस में क्या होने लगेगा, इन दोनों के बीच आपस में सुपरपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो दो वेव आगे बढ़ रही हैं, क्या ये दोनों वेव्स कोहेरेंट लाइट वेव्स हैं? क्या ये कला संबद्ध प्रकाश तरंगे हैं? आंसर है फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी तो ये कला संबद्ध प्रकाश तरंगे हैं। फिर तो आंसर है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसको उत्पन्न करने वाला कौन है? आंसर है इसको उत्पन्न करने वाला ये सोर्स है। इस वेव को उत्पन्न करने वाला कौन है? यही सोर्स है। तो जब बेटा दोनों ही वेव्स सेम सोर्स से आ रही हैं तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपस में कैसी होगी? भाई एक बार इस फ्रीक्वेंसी से लाइट निकली, वही फ्रीक्वेंसी इधर से भी जा रही है, वही फ्रीक्वेंसी इधर से भी जा रही है, तो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपस में कैसी होगी? सेम। अगर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर ये क्या हो गई?
आंसर है ये बन गई कोहेरेंट लाइट वेव्स। ये कला संबद्ध प्रकाश तरंगे हैं। तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहां है? आंसर है एक ये सोर्स है और एक ये सोर्स है, S1 और ये है S2। S1 और S2 ये दोनों कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हैं। S1 एंड S2 आर कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। ये मैंने ऊपर लिख दिया है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब बताइए कोहेरेंट लाइट सोर्स प्राप्त करने का एक तरीका समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो एक ही सोर्स से निकलने लाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे, उसको स्प्लिट करके हम उसको कोहेरेंट लाइट सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बताएं समझ में आया कि नहीं आया आपको? एक तरीका आ गया। दूसरा तरीका कोहेरेंट लाइट सोर्स प्राप्त करने का सेकेंड मेथड है बाय रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के द्वारा। ये एक सेकंड मेथड है जिसकी मदद से हम कला संबद्ध प्रकाश तरंगे और कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर हमने एक कैंडल जलाई ऐसे। इस कैंडल जलाने के बाद यहां पर हमने एक मिरर लगा दिया, ये एक दर्पण लगा दिया हमने। ऐसा ही एक मिरर हमने यहां पर लगा दिया। इससे कुछ दूरी पर यहां, इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक मिरर लगा दिया। और इसके सामने ना, इसके सामने यहां पर हमने पूरा का पूरा इसको ढक दिया इससे, ताकि डायरेक्ट यहां से लाइट स्क्रीन पर ना पहुंच पाए। तो ये हमने स्टॉपेज लगा दिया है, इसको रोक ही दिया लाइट को, डायरेक्ट यहां से लाइट ना जा पाए, ये हमने यहां पर रोक दिया इसको। अब क्या होगा? अब ये होगा कि लाइट पहले यहां से यहां पर आएगी, देखो ऐसे लाइट आएगी, फिर उससे उतना ही एंगल बनाते हुए इधर ऐसे निकल जाएगी। देख रहे हैं आप? परावर्तन होगा ना इसका, और परावर्तित होके ये लाइट उधर सामने चली जाएगी। ये यहां पर लाइट ऐसे आई, उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट होके यहां पर ऐसे चली जाएगी। इतना समझ आया? ऐसे ही इधर साइड में भी लाइट आएगी, नीचे की तरफ भी ऐसे, नीचे की तरफ भी ऐसे लाइट आई। ये भी इसको मिरर मिला, यहां पर मिरर मिला तो ये भी लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये भी इधर चली जाएगी। अब यहां से रिफ्लेक्ट होके भी लाइट ऐसे जा रही है, यहां से भी रिफ्लेक्ट होके लाइट ऐसे जा रही है, और आगे जब पहुंचेगी लाइट, क्योंकि ये वेव फॉर्म में चलेगी, तो ये इसकी वेव ऐसे जाएगी आगे बन करके, और इसकी वेव ऐसे आगे जाएगी बन करके, और ये वेव यहां पर लगाएंगे पर्दा, पर्दे पर जाकर दोनों आपस में सुपरपोज करेंगी, और इनसे भी हमको कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन मिलेगा। क्यों कंसिस्टेंट मिलेगा? क्या ये दोनों वेव्स कोहेरेंट लाइट वेव्स हैं? आंसर है, चेक कर लो। ये लाइट वेव्स कहां से चली है? इस लाइट सोर्स से। ये लाइट वेव कहां से चली है? उसी सोर्स से। तो दोनों लाइट वेव्स का पेरेंट सोर्स सेम ही है। दोनों को जो उत्पन्न कर रहा है ना, वो तो सेम ही है ना। तो ये लाइट वेव्स भी इसी सोर्स से आ रही है, ये लाइट वेव भी इसी सोर्स से आ रही है। तो जब दोनों लाइट वेव्स के सोर्सेस सेम है, तो दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी आपस में क्या हो भाई? एक ही सोर्स से तो आ रही है, और एक सोर्स से जब लाइट निकलेगी, तो अगर चार लाइट निकल रही है तो चारों की फ्रीक्वेंसी आपस में कैसी होगी? बराबर। हमने बस उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है रिफ्लेक्शन के द्वारा। तो दोनों की लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपस में कैसी होगी? बराबर। और इसलिए दोनों ही लाइट वेव्स कैसी हो जाएंगी? कोहेरेंट लाइट वेव्स, कला संबद्ध प्रकाश तरंगे। ये दोनों ही कला संबद्ध प्रकाश तरंगे हैं। तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहां पर है? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहां है? तरंगे हैं ये। तो अब हम जब यहां से आंख रख के अपनी देखेंगे, तो आपको तो जानते ही हो, हमारे देखने के सिस्टम को किरणें मोड़ना नहीं आता है। ये जो किरण ये उसकी आंख पर पहुंचेगी,
ये आपको कहां से आती हुई दिखेगी? दर्पण में कोई चीज आप देखिए, इमेज आपको दर्पण में थोड़ा पीछे दिखती है ना, दिखती है? तो आप जब दर्पण में देखेंगे कि ये लाइट कहां से आ रही है, तो आपको उसमें थोड़ा पीछे यहां से आती हुई प्रतीत होगी। ये हो जाएगा पहला लाइट सोर्स। ये वाली अगर आप देखेंगे तो ये लाइट वेव आपको यहां से कहीं से आती हुई दिखेगी। ये हो जाएगा सेकंड लाइट सोर्स। तो ये है वो लाइट सोर्सेस जो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहे जाएंगे। इस तरह से हम कोहेरेंट लाइट सोर्सेस को क्या कर सकते हैं? आंसर है कोहेरेंट लाइट सोर्सेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड क्या है? स्प्लिट करना, और दूसरा मेथड है रिफ्लेक्ट करके बना लेना उसको। और इन दोनों तरीके से हम कोहेरेंट लाइट सोर्सेस बना सकते हैं। कोहेरेंट लाइट वेव्स हमको मिल सकती हैं, और अगर कोहेरेंट लाइट वेव्स मिलेंगी तो उनके सुपरपोजिशन से हमको क्या मिल जाएगा? कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन हमको मिल जाएगा। और पर्दे पर जब ये पहुंचेंगे तो पूरा का पूरा यहां पर एक पैटर्न आपको दिखेगा। वो पैटर्न को हम बोला करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण प्रतिरूप। तो अब अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे? सुपरपोजिशन। अब हमने क्या सीख लिया है? हमने कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन को बनाना सीख लिया है। कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन के लिए क्या चाहिए आपको? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, वो बनाने आ गए हमको। कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से कला संबद्ध प्रकाश तरंगें निकलेंगी, वो आपस में सुपरपोज करेंगे और पर्दे पर हमें कौन सा अध्यारोपण मिलेगा? सुसंगत अध्यारोपण मिलेगा, और उससे पर्दे पर एक पैटर्न दिखेगा। कैसा पैटर्न दिखेगा इसका जिक्र अब हम लोग करेंगे, लेकिन अगली क्लास पर करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं अपनी फिजिक्स में, आगे की ओर पढ़ाई करेंगे अगली क्लास में। तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।